अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आपके सामने आज बड़े अहम और दिलचस्प फैक्ट्स हम रखने जा रहे हैं। जब से मैं मईशत तो कवर करता आ रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जब पढ़ भी रहा था और उससे पहले भी जब भी अखबार या ख़बरों पर नज़र पड़ती थी तो मैं ये सुनता था कि जी जिसे हम सुनते हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, जो कहते हैं वो एक गाना भी है शहजाद रॉय साहब का। इसी तरह से हम हमेशा से ये सुनते थे कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल की सनत इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, कभी भी कोलैप्स कर सकती है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतना % पर आ चुकी है, कभी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सनत बंद हो सकती है, इतने मुलाजमीन फारिग हो सकते हैं, आउटपुट लॉस हो सकता है, एक्सपोर्ट्स गिर सकते हैं। और ये मैं बता रहा हूँ कि हर साल, हर सीज़न, हर क्वार्टर में, यानी ये भी कोई नहीं कि इसका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है इस खबर का, ये हर वक्त, हर सीज़न, हर क्वार्टर, हर मंथ, किसी वक्त भी आपको ये खबर आपके पास, आप अखबार उठाएंगे, आप बिजनेस पेज को भी नहीं खोलना पड़े, कहीं भी आप देखेंगे तो आपको ये लिखा होगा कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो कोलैप्स के करीब पहुंच चुका है। और इस खबर को देखते देखते नहीं मुंतज़िर हैं जी कि ऐसा कुछ होने भी जा रहा है या नहीं होने जा रहा, या फिर ये पूरी एक टैक्टिक होती है। ये टैक्टिक होती है कंसेशंस यानी मरात लेने के लिए, सब्सिडीज हासिल करने के लिए, और एक लॉबी के तहत, यानी जिसमें इन्फ्लुएंशियल लार्ज स्केल यूनिट्स शामिल हैं, वो उस लॉबी के तहत प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं हुकूमत पे, अपना प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि उनको मरात मिल सके। इस सवाल का जवाब आज प्रोग्राम में ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते चलें क्योंकि यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है कि डिफॉल्ट है, और ये भी बहुत शोर हो रहा है कि टेक्सटाइल की सनत मुतासिर हो रही है। तो हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको शुरू में ये बताना चाह रहे हैं, इब्तिदा में ये बताना चाह रहे हैं कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। आलमी सतह पर क्या हो रहा है, यानी आलमी सतह पे माशी पंडित सर जोड़कर बैठ गए कि साल 2023 कैसा होगा, यानी साल 2023 उनको इतना भयानक नजर आ रहा है। मुख्तलिफ इसके रीजंस पेश किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है, चाइना का आउटपुट लॉस हो रहा है। इसी तरह से ये भी कहा जा रहा है कि जंगें हैं, जंगों की वजह से, यूक्रेन वॉर, दीगर इस वक्त जंगों की वजह से माशी हालात मजीद संगीन से संगीन तर होते जाएंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सनत नहीं, इसका असर आलमी सतह पर पूरी दुनिया में जो भी टेक्सटाइल के शोबे से मुंसलिक सनतें हैं दुनिया भर में उन पर हो रहा है। मैं आपको एक जायजा, एक हल्का सा आपको एक फ्लेवर दिखाते हैं आपको, क्योंकि जो आलमी सतह पे मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट हैं वो कितना परेशान है। वो 2008 से कंपेयर कर रहे हैं, कोई कंपेयर कर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं जो 2023 और 22 और 23 में जो होने जा रहा है, इसका कंपैरिजन यानी इसकी ममासलत, मवाजना किसी से हम नहीं कर सकते। जरा सुने कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। लेट्स हियर दिस। The world is in the midst of an economic downturn. Certainly a global recession is a major risk. And there is no sort of point of light at the end of the tunnel here, because it all now begins to feed on each other. This is a recession that is unlike perhaps the financial crisis recession that was due to financial crisis that is being felt by every single individual. Definitely for the years to come, we are going to witness a world from a Chinese perspective that we are not accustomed to. The labor market actually looks quite good, which is one of the confusing things about today's economy. We don't have tools at the moment that could address the recession that we're facing. नाज़रीन, ये सूरत हाल है, यानी आप वो कह रहे हैं कि हमारे पास टूल्स भी नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आउटपुट गिरेगा, रिसेशन आने लगा है। और जो प्रोजेक्शंस मुख्तलिफ इंटरनेशनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, उसके मुताबिक भी दुनिया का 1/3 हिस्सा अगले साल वर्स्ट रिसेशन उसको हिट कर सकता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम टेक्सटाइल के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और यानी कपड़े बनाते हैं, अपैरल का काम करते हैं, लेकिन अगर आलमी सतह के ऊपर दुनिया की 1/3 आबादी वो कपड़े खरीदने के काबिल ही ना रहे, यानी उसके पास कुव्वत खरीद ही ना हो, तो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलेगी कैसे? चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे आप बांग्लादेश में हो, चाहे आप भारत में हो, वो किस तरह चलेगी जब बाइंग पावर खत्म हो जाएगी? IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट कुछ दिन कबल एक बैनुकामी चैनल पर आए, उन्होंने आके बताया कि उनकी ग्रोथ फोकास्ट भी वो कम कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी कहा, ये भयानक इंतबा भी किया कि दुनिया की 1/3, दुनिया का 1/3, 1/3 हिस्सा रिसेशन फेस करेगा साल 2023 में। लेट्स हियर दिस, क्या कहा उन्होंने, लेट्स हियर दिस। So you writing here, the worst is yet to come. What does the worst look like?
Well, we just released our projections for this year and next this morning, and what we are seeing now in our baseline is that growth for 2022 will remain at about 3.2%, but global growth next year will slow down to 2.7%. That's a 0.2 percentage point cut from our July forecast. So now 2.7% is a fairly low number, if you want. But to give a little bit of context here, if you open the hood, what we see is that about a third of the global economy is going to be experiencing a contraction this year or next. That means 2 quarters of negative growth. And so there's going to be quite a bit of slowdown in a number of countries already this year and going into next year. अज़ीम, तो ये हो जाएगी माशी सूरत हाल, और इस माशी सूरत हाल का जो इम्पैक्ट है वो चारों तरफ आने लगेगा, यानी सारे सेक्टर्स में हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। यानी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगी, ग्लोबल रिसेशन आएगा, और इसका इम्पैक्ट भरपूर तरीके से तमाम इंडस्ट्रीज फेस करेंगी। ना सिर्फ पाकिस्तान में फेस करेंगी, यानी पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत ये कहती है कि हमारी हुकूमत हमें मराहत नहीं दे रही, इस वजह से हम नहीं कर रहे, तो ये नहीं चल सकता, क्योंकि बाइंग ऑर्डर्स ही इंटरनेशनली आपके खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ना सिर्फ आपके बल्कि पूरी दुनिया में जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं उनके खत्म हो जाएंगे। आपको ये बताते हैं कि अपैरल के हवाले से, यानी बाइंग के हवाले से, रिटेलर्स में जो सब में बड़ा नाम दुनिया में जिसको कहा जाता है वो वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट की अपनी फोकास के मुताबिक, और खासतौर पे उनकी जो अपनी सेल्स रिपोर्ट थी जून की, उसमें उन्होंने बताया, और उसके बाद भी जो उनकी सेल्स रिपोर्ट आई, कि सब में ज्यादा हिट जो सेगमेंट वर्स तरीके से हुआ वो अपैरल सेगमेंट था। यानी गारमेंट्स, टेक्सटाइल और दीगर जो शोबे हैं वो बुरी तरह हिट हुए, तौलिया और दीगर अशिया। और उनकी हिट होने की वजह यही थी कि ये आलमी रिसेशन आहिस्ता आहिस्ता लोगों की कुव्वत खरीद को कम कर रहा है। ये अमेरिका की सूरत हाल में आपको बता रहा हूं, जहां हमारा एक्सपोर्ट का माल जाता है वहां पर बायर कम होते जा रहे हैं। वॉलमार्ट के जो मुख्तलिफ एनालिस्ट जो वॉलमार्ट को स्टडी करते हैं, उन्होंने आके बाकायदा ऑफिशियली इस बारे में क्या बताया, आपको जरा सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। Retail sales report for June, and guess what the 2 worst categories were? Apparel and department stores. And what was the best? Grocery. So it's exactly what we heard from Walmart. It's an underlying trend across the whole economy. It's not just Walmart, and it looks really sad for the rest of the year. यानी अब लोगों के पास इतना पैसा होगा कि वो अपनी ग्रोसरी खरीद सकें, अपैरल, कपड़े और दीगर अशिया खरीदने के पैसे नहीं हैं। ये अमेरिका की सूरत हाल में आपको बता रहा हूँ। तो अगर पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सनत ये कहती है कि हुकूमत हमें 0% पे कर्जा देना शुरू कर दे, तो हम टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स को उधर आसमान पे ले जाएंगे, तो कैसे ले जाएंगे सर आप? क्योंकि अगर वॉलमार्ट में खरीदार ही नहीं है, अगर आलमी सतह पे खरीदार नहीं है, और हम आपको सिफर क्या बल्कि हुकूमत अपनी जेब से पैसा देना शुरू कर दे आपकी इंडस्ट्री जो चलाने के लिए, जो देती आ रही है हुकूमत, तो भी क्या आप बायर ढूंढ सकेंगे बाहर? तो भी क्या आप अपने सेल्स, अपनी जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो बाहर पहुंचा सकेंगे? जब वॉलमार्ट ही नहीं खरीद, जब और कोई बायर ही नहीं आएगा, तो ये सब बिकेगा कैसे, ये खरीदारी कैसे होगी? और ये सारा इंपैक्ट आना शुरू हो चुका है। मैं आपके सामने मैकेंजी की एक रिपोर्ट रखता हूं जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ फैशन एग्जीक्यूटिव से ये सवाल पूछा, क्योंकि वॉलमार्ट की बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 56%, अराउंड 55 to 56% फैशन एग्जीक्यूटिव ने कहा कि साल 2023 में बदतरीन हालात अपैरल के हवाले से, कपड़ों के हवाले से होंगे। मुख्तलिफ फैशन एग्जीक्यूटिव्स ने मैकेंजी को यह बताया कि वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि उनकी सेल्स, यानी कपड़ों की सेल्स में बेपनाह कमी आती हुई उनको नजर आएगी। टेक्सटाइल की ओवरऑल, गारमेंट्स की ओवरऑल सेल्स गिरेंगी 2023 में। फैशन एग्जीक्यूटिव्स को इस सर्वे में मैकेंजी ने जब उनसे सवाल पूछा, 56% की तादाद में उनका जवाब यह था कि ऐसा होने जा रहा है। और ये सारे इंपैक्ट मैंने जिस तरह कहा कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में आना शुरू हो गया। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्क्वीज कर रही है। बांग्लादेश के अंदर अगर ओवरऑल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसमें गिरावट आई है 4% की पिछले माह के मुकाबले में। अगर भारत में बात करें तो आंध्र प्रदेश, जहां सब में ज्यादा स्पिनिंग मिल्स पाई जाती हैं, आलमी ट्रेंड को समझे टेक्सटाइल के, तो आंध्र प्रदेश के अंदर स्पिनिंग मिल्स बंद होना शुरू हो गई हैं। वहां धमकाया नहीं जा रहा सिर्फ हुकूमत को कि हम बंद कर देंगे, या हमें मराद दे तो हम बंद कर देंगे, या मराद नहीं देंगे तो बंद कर देंगे। वहां पर कई लोगों की डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हर्ट हुई है आंध्र प्रदेश में, जिसको वहां के न्यूज़पेपर्स कवर कर रहे हैं, और स्पिनिंग मिल्स बंद होना शुरू हो गई हैं। ये भारत की सूरत हाल है, ये बांग्लादेश की सूरत हाल है। आपके सामने आपको यहां बताएंगे कि हमने पिछले गुज़िश्ता कई सालों में कितनी मराद, सब्सिडीज, कितने कर्जे टेक्सटाइल सेक्टर को दिए और उसके नताइज क्या हासिल हुए, ये भी आपको बताएंगे इस बेकार मसले।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, हालात और आलमी माशी हालात से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया है कि आलमी सतह पर क्या सूरत हाल बन रही है, आलमी सतह पर किस तरह से रिसेशन हिट करने जा रहा है, साल 2023 कैसा होने जा रहा है। आपको ये बताया कि पाकिस्तान नहीं बल्कि आलमी सतह पर जो गिरावट माशी सतह पर आ रही है, जो कंज्यूमर की बाइंग पावर गिर रही है, उसका इंपैक्ट वॉलमार्ट पर आ रहा है। बायर्स की इस वक्त कुव्वत खरीद गिर रही है। बहुत सी ऐसे रिटेल स्टोर्स हैं जो इस काम में हैं जिनके पास एक्सेस इन्वेंट्री पड़ी हुई है। यानी मिसाल के तौर पर एक बहुत लीडिंग जूते बनाने वाली कंपनी के मुताबिक उनके पास 65% एक्सेस इन्वेंट्री इस वक्त अवेलेबल है। यानी उनको मजीद इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है, मजीद खरीदारी की इस पर जरूरत नहीं है। खासतौर पे अपैरल इंडस्ट्री इससे मजीद हिट होने जा रही है। बांग्लादेश के अंदर सनतों में बहरान आना शुरू हो चुका है। बांग्लादेश के अंदर लार्ज स्केल आउटपुट गिरा है। भारत के अंदर आंध्र प्रदेश में कई स्पिनिंग मिल यूनिट्स बंद हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि इस क्राइसिस का यानी आलमी रिसेशन का इंपैक्ट इन तमाम पर आने लगा है। अब आगे बढ़कर आपको ये बताते हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर मुसलसल टेक्सटाइल सेक्टर को मराद, कंसेशंस, लोन्स, सब्सिडीज के ऊपर रखा। ऐसे कंसेशनरी लोन्स जिनकी बुनियाद के ऊपर एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुई। मैं आपको ये फिगर्स ही बताऊंगा कि कितने एक्सेस, यानी अगर एक बैंक यानी अगर सेंट्रल बैंक कर्जा दे रहा है मराद के ऊपर और कंसेशनरी के ऊपर, तो इसकी कॉस्ट जो होती है वो तो एक तो यानी हुकूमत को बेयर करनी पड़ रही है, जो सेंट्रल बैंक को बेयर करनी पड़ती है। यानी अगर मार्केट रेट 15-16% चल रहा है और ये कर्जा 3, 4, 5 या अब 13% पे आ जाता है, दिया जाता है, तो जो डायरेक्ट कॉस्ट आती है वो सेंट्रल बैंक को आती है। लेकिन इसके अलावा इसकी दूसरी कॉस्ट जो होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट कि अगर ये कर्जा किसी और इंडस्ट्री को मिलता, किसी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को मिलता या किसी और एक्सपोर्ट पोटेंशियल रखने वाले सेक्टर को मिलता, तो वहां से एक्सपोर्ट्स मजीद बढ़ सकते थे। अगर मैं आपको ये बताता चलूं कि एक स्टडी के मुताबिक, गज़ीरो स्टडी के मुताबिक, पाकिस्तान कर्जा था 430 अरब रुपए, वो मराठी रेट्स के ऊपर टेक्सटाइल सेक्टर के पास गया। इसी तरह से अगर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात करें जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग या एक्सपेंशन के लिए हासिल की जाती है, अगर उनके टोटल कर्जों की बात करें तो मजमूई तौर पर जो कर्जे रिलीज किए गए उनकी तादाद अगर 450 अरब थी, तो इसमें से तकरीबन 327 अरब रुपए टेक्सटाइल सेक्टर की नजर हुई। यानी आप ये कह सकते हैं कि LTFF यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हो या एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम हो, मेजॉरिटी कर्जा जात टेक्सटाइल सेक्टर की नजर हुई। और जब मैं टेक्सटाइल सेक्टर की बात करता हूं तो मैं फिर आपको दोबारा स्टडी पे लेकर आता हूं जिसके मुताबिक 5000 प्रोडक्शन यूनिट्स में से सिर्फ 400 एप्टिमा के मेंबर्स हैं। और ये भी क्लोथ कैंपेन का एक डॉक्यूमेंट है जिसके मुताबिक ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं। यानी 5000 गारमेंट यूनिट्स में से सिर्फ 400 एप्टिमा के मेंबरान हैं। तो अगर ये 350 या 400 जो भी जितने अरब रुपए गए, मेजॉरिटी जो पोर्शन गया बैंक्स का वो गया, तो वो इन 400 लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे गया। यानी वो स्मॉल एंड मीडियम साइज कॉर्पोरेशंस जो कि अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए मुस्तफीद होना चाहिए था, जिनको जो हकदार भी थी इस कर्जे की, वो इससे मुस्तफीद नहीं हो सकी। एक्सपोर्ट फाइनेंस के नाम पर कर्जे जारी होते रहे, टेक्सटाइल सेक्टर को कंसेशंस और मराहत मिलते रहे। और न सिर्फ इससे इनएफिशिएंसी आई, बल्कि नाज़रीन इससे दूसरी सूरत हाल ये पैदा हुई कि एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुई। हमने ये भी देखा कि एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम शुरू होने के बाद, और बिलखुसूस क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल होता है बिजनेसेस का, तो ये कर्जे जो कि सस्ते दाम पर या सस्ते रेट्स पर हासिल किए गए, इनको आर्बिट्राज किया गया और फिर इनको पार्क कर दिया गया टी बिल्स के अंदर, जिसकी बुनियाद के ऊपर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की बुनियाद पर भी पैसा कमाया गया। और ना सिर्फ ये बल्कि करेंसी होल्ड करके भी पैसा कमाया गया। यानी जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स थी उनको बाहर रखा गया और बाहर रखकर पैसा कमाया गया। यानी जब तक वो पाकिस्तानी रुपया मजीद डिप्रिशिएट हुआ उस पैसे को वापस नहीं लेकर आया गया। ये सूरत हाल रही और टेक्सटाइल सेक्टर इन मराद से मुस्तफीद होता है। हमने देखा कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गई, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर अपनी लॉबी के जरिए और इन्फ्लुएंशियल लॉबी के जरिए हुकूमत पर अपना प्रेशर बरकरार रखता रहा। जैसे मैंने प्रोग्राम की इब्तिदाई में कहा था कि हम सुनते यही रहे शुरू से कि अब ये इंडस्ट्री कोलैप्स के करीब है, अब ये इंडस्ट्री कोलैप्स के करीब है, और अगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो ये इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन हमने ये देखा कि ना इंडस्ट्री ने कोलैप्स किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ना इंडस्ट्री ने ग्रो किया। ये जो कर्जे इशू हुए, अगर $1 अरब के कर्जे इशू हुए तो उसके एवज सिर्फ $2 अरब के एक्सपोर्ट्स बढ़े। अगर यही कर्जे $1 अरब के किसी और इंडस्ट्री, किसी और सेक्टर, जैसे कि भारत ने अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को प्रमोट किया, अपनी IT इंडस्ट्री को प्रमोट किया, तो ये पोटेंशियल उससे कहीं ज्यादा था। $1 बिलियन इन्वेस्टेड वुड हैव मल्टीप्लाइड इनटू अ लार्जर नंबर, लार्जर देन दिस। ये $1 बिलियन से $2 बिलियन होने के बजाय। एक स्टडी आपके सामने हम और भी रखते हैं।
ये स्टडी डॉक्टर नदीमुल हक और अली कमाल साहब ने कुछ कई साल पहले 2004 में की, 2004-07 में की, और ये उस दौरान जिस दौरान की गई उस दौरान भी मुख्तलिफ टेक्सटाइल पैकेजेस अनाउंस हो रहे थे, मुख्तलिफ सब्सिडीज, मुख्तलिफ मराद टेक्सटाइल सेक्टर ले रहा था। इसका मकसद ये था जी कि ये जांचा जाए, ये देखा जाए कि जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज होती हैं, यानी एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम्स होती हैं या सब्सिडीज होती हैं, इनका एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आया कोई इनका मुस्बत इम्पैक्ट पड़ता भी है या नहीं पड़ता, और पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से मुस्बत इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, और ये मराती कर्जे दरअसल क्या इन इंडस्ट्रीज का आउटपुट बढ़ाते हैं, इनकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, या उसको इन द लॉन्ग रन मजीद कम कर देते हैं। इस स्टडी के मुताबिक जिसके ऑब्जेक्टिव्स में एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट सब्सिडीज EFS 1974 के तहत जो शुरू हुआ था, रीबेट और रिफंड्स को भी चेक करना था कि आया इनका इम्पैक्ट होता है या नहीं होता, और लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों इम्पैक्ट इनके देखने थे। मुख्तलिफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज जो हुकूमत ने जारी की, उन दोनों को मुख्तलिफ मवाजना किया गया। ये जो वर्किंग पेपर था, इस वर्किंग पेपर के अंदर देखा गया कि रीबेट्स और रिफंड्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितने हुकूमत ने दिए पिछले सालों में, और एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से क्या रही, और फिर आगे जाकर ये देखा गया कि एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी के मुकाबले में एक्सपोर्ट्स में कितना इजाफा इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी हुआ। लेकिन आपको अंदाजा हैरानकुन तौर पर होगा कि इस साइंटिफिक स्टडी और इस मेथडोलॉजिकल जिस तरह से ये लोग गए और जिसको उन्होंने स्टडी किया, इसके मुताबिक बताया गया कि EFS यानी एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग यानी मराती कर्जे जो वर्किंग कैपिटल के लिए टेक्सटाइल सेक्टर को दिए गए, कंक्लूड ये किया गया कि इसका इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन वाज नेगेटिव, यानी इसने इंडस्ट्री को मुस्बत तो नहीं बल्कि मनफी तौर पर असरअंदाज किया। यानी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अगर अपने पांव पर खड़ा होने का कोई मौका था तो ये तो इसने उसको और नेगेटिवली हिट किया। शुरू में इसकी 18 महीने की म्याद होती थी जिसमें वर्किंग कैपिटल को आप साल में 2 बार हासिल कर सकते थे, लेकिन फिर इसको बाद में रिवाइज भी किया गया, इसके रेट्स भी रिवाइज होते रहे, लेकिन इस स्टडी में कहा गया कि शॉर्ट रन के अंदर भी इसका इम्पैक्ट इनसिग्निफिकेंट है। यानी अगर कम अरसे या कम म्याद के लिए कर्जे लिए जाएं एक्सपोर्ट फाइनेंस के, तो ये भी इस वक्त इनसिग्निफिकेंट है, और इन द लॉन्ग रन भी इसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव है। रीबेट और रिफंड्स के हवाले से कहा गया कि पॉजिटिवली बट इनसिग्निफिकेंट इन द लॉन्ग रन, पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट इन द शॉर्ट रन। यानी रीबेट्स और रिफंड्स को फिर भी कहा गया कि कुछ इनका इम्पैक्ट मुस्बत है इन द शॉर्ट रन, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म उनका इम्पैक्ट भी इतना पॉजिटिव नहीं था। ये उस वक्त स्टडी में लिखा गया इस वर्किंग पेपर में कि एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एटलीस्ट शुड बी अबॉलिश्ड एंड यूज दैट मनी इन सम प्रोडक्टिव मैनर। अब हमारे यहाँ हमने देखा कि ये लॉबी मुसलसल इन्फ्लुएंस करती रही, और ये पैसा अरबों रुपया, जिस तरह मैंने बताया कि 650 में से 430-450 अरब रुपए जो इस EFS स्कीम में या इससे पहले जितने भी पैसे आए, ये सारी डिस्बर्समेंट टेक्सटाइल सेक्टर को जाती रही। अरबों रुपए टेक्सटाइल सेक्टर को मिलता रहा। ये बार बार इंडस्ट्री के ऑफिसर्स की तरफ से कहा गया कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी, ये इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, लाखों लोग जॉबलेस हो जाएंगे। लेकिन हमने ये देखा कि हर हुकूमत इनके प्रेशर में आ गई। मौजूदा हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसहाक डार साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इंडस्ट्री और ये लॉबी मुसलसल मौजूदा वजीर खजाना को भी ब्लैकमेल यानी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। आज भी हमने देखा कि EFS रेट्स रिवाइज हुए हैं, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं क्योंकि ये सारे माशी मामलात हैं, ये सारे नंबर्स के मामलात हैं, ये सारे फैक्चुअल मामलात हैं, ये सारी स्टडीज मौजूद हैं कि किस तरह एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम या दीगर कर्जे या मरात या जो सब्सिडीज टेक्सटाइल सेक्टर ने हासिल की, उसके एवज वो एक्सपोर्ट्स में इतनी ग्रोथ नहीं कर सके। ये सब कुछ साबित शुदा है विद नंबर्स, विद रिसर्च एंड विद सर्वेस कि ये सेक्टर परफॉर्म नहीं कर सका। तो इस बुनियाद पर आगे फैसले होंगे। साथ साथ ये बात, ये ढंढोरा जो पीटा जा रहा है, ये प्रोपोगंडा जो किया जा रहा है कि आलमी सतह के ऊपर ये कुछ नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान में हो रहा है, या पाकिस्तान की सनत बंद होने जा रही है, या पाकिस्तान खुदा ना खास्ता जो है माशी तबाही के धाने पर है, ऐसा कुछ नहीं है नाज़रीन। आपको बताया कि आलमी सतह के ऊपर ये तमाम चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। साल 2023 के बारे में बहुत सी मनफी खबरें रिसेशन के हवाले से आ रही हैं, जिसके बारे में न सिर्फ ऑफिशियली मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि रिसेशन हिट करेगा, बल्कि जो माशी पंडित हैं वो भी सोचने पे मजबूर हो गए कि इसका इम्पैक्ट नेगेटिव आने वाला है। ये भी कहा जा रहा है जिस तरह के बाइंग पावर पे इम्पैक्ट होगा। आपको ये बताया कि किस तरह अपैरल इंडस्ट्री इससे हिट होने जा रही है, और किस तरह इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट ओवरऑल पूरी दुनिया में गारमेंट्स और टेक्सटाइल पे पड़ने जा रहा है। बांग्लादेश में ये इंडस्ट्री मुतासिर होना शुरू हो गई है, जिसकी मेन एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश में जिस बुनियाद पे इनका फॉरेन एक्सचेंज आता है वो टेक्सटाइल है। भारत के अंदर स्पिनिंग मिल्स बंद होना शुरू हो गई हैं। भारतीय स्पिनिंग मिल्स बंद होना बांग्लादेश में इंडस्ट्री का
कॉन्ट्रैक्ट होना, ये सब इस बात की गवाही हैं कि ये इंडस्ट्री ओवरऑल ग्लोबली इस पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो सिर्फ मसला पाकिस्तान का नहीं है। नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद हम आएंगे, हम आपको जो EFS के हवाले से हमने डेटा आपको दिया है, जो फैक्ट्स दिए हैं कि कितने क्ले और कितने टेक्सटाइल सेक्टर को गए और टेक्सटाइल के अंदर सूरत हाल क्या है, ये भी आपको हम बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जानेंगे कि हिस्टोरिकली ये जो हम करते रहे, इस सेक्टर को मराद देते रहे, इससे हमारा कितना नुकसान हुआ। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में नाज़रीन आपके सामने आलमी मईशत के क्या इस पर ट्रेंड्स चल रहे हैं, 2023 के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है, फिर पाकिस्तान में सनत और बिलखुसूस टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स पता है कि एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम हो या लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन स्कीम्स हो, उसके बुनियाद पर कितने मराठी कर्जे इशू हुए। इस हवाले से मजीद बात भी करते हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, माहिर मईशत भी प्रोग्राम में साथ। डॉक्टर पाशा साहब, बहुत खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। सर, ये फरमाइएगा कि जो मुख्तलिफ स्टडीज़ हम नाज़रीन को दिखा भी रहे थे, PID की और मुख्तलिफ और स्टडीज़, कि इन द लॉन्ग रन ये जो EFS स्कीम्स होती हैं या जो दीगर स्कीम्स होती हैं, ये और रेंट सीकिंग प्रमोट करती हैं इंडस्ट्रीज़ में। और जो हमने देखा पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सनत में हुआ कि वो हर वक्त मराद की मरहूने मिन्नत रहती है। ऐसा आपको लगता है, और ऐसा है तो क्यों है आपको लगता है? पाशा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हमने अपने एक्सपोर्ट के निज़ाम में एक ज़माने में मुख्तलिफ किस्म के इंसेंटिव्स या कंसेशंस रखे हुए थे। सबसे पहले हम एक्सपोर्टर से सिर्फ 1% होल्डिंग टैक्स फाइनल चार्ज करते हैं। दूसरी तरफ एक वक्त ऐसा था कि डोमेस्टिक सेल्स को हमने 0 रेट किया हुआ था फ्रॉम सेल्स टैक्स। तीसरा जो इंसेंटिव हमने दिया था, आपको याद होगा, एक वक्त हमने प्राइस जो है, टैरिफ जो है आपकी बिजली की, वो कम रखी थी। अभी भी ये बात कोशिश की गई है तकरीबन 20 रुपए पे रखने की। और एक और इंसेंटिव जो हम दिया करते थे वो ये था कि कॉटन की इंपोर्ट जो है वो 0 ड्यूटी पे। अब हुआ ये है कि ज्यादातर पाकिस्तान ने इन इंसेंटिव्स पे गुजारा किया है, और इसमें बाज़ वक़्त ऐसा भी हुआ है कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से सिस्टम एफिशिएंटली काम नहीं किया है। तो लिहाजा अगर आपको वाकई एक इंसेंटिव स्कीम लाना है एक्सपोर्टर्स के लिए, डॉक्टर साहब माजरत के साथ, इसको अब्यूज भी किया गया। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे इस तरह से ERF को अब्यूज किया गया, टी-बिल्स में पार्क कर दिया पैसा गया, बहुत से रियल एस्टेट टाइकून बन गए टेक्सटाइल के लोग। और जब हम बात करते हैं टेक्सटाइल को कर्जे मिले, तो उसमें भी जो बड़े यूनिट्स हैं 300-400, ये उन्हीं के गिर्द कर्जे घूमते रहे। जो स्मॉल या मीडियम साइज या कॉटेज इंडस्ट्रीज है, वहां तक तो उन प्रोडक्शन यूनिट्स तक तो पैसा पहुंच ही नहीं सका कभी। पाशा, बिल्कुल, मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम जो की गई, खास तौर पे कोविड-19 के बाद जी, जब स्टेट बैंक ने TIRPF फैसिलिटी ले आए थे, उसके तहत आपने देखा कि काफी कंसेशनरी रेट्स पर लोन्स दिए गए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो बड़े बोरोवर्स हैं उनको फायदा ज्यादा हुआ, मगर अलबत्ता ये तो डेफिनेटली बात है कि कैपेसिटी में काफी इजाफा हुआ है, और उसके नतीजे में पिछले साल हमारे एक्सपोर्ट्स की वॉल्यूम में काफी इजाफा हुआ। और शायद उसकी वजह ये थी कि आपकी कैपेसिटी में एक्सपेंशन हुआ है। अब वो फैसिलिटी भी IMF के कहने पर हमने विड्रॉ कर दी है। इस वक्त तो इंसेंटिव्स बहुत कम हैं, और एक्सचेंज रेट का इंसेंटिव भी आपने खत्म कर दिया, इसलिए कि अब आप जो है, जो एक जैसे कहते हैं ना, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट व्हिच इज ओवरवैल्यूइंग द रुपी इज बीइंग फॉलोड। तो इस वक्त आपने एक्सपोर्ट्स को जो इंसेंटिव्स या जो सपोर्ट देना था वो तकरीबन ना होने के बराबर हो चुका है। और एक्सपोर्ट्स में आप देख रहे हैं कि गिरावट इसलिए भी आएगी कि एक्सपोर्टर्स अपने कुछ पैसे बाहर रखा करेंगे इन द होप के गेट अ बेटर एक्सचेंज रेट, और तो डिस्टॉर्शंस इस तरह से बहुत प्रॉब्लम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑल्टरनेट क्या है? हमने देखा है हमारा जो शुरू से फोकस रहा है टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में भी ये 300-400 बड़े यूनिट्स, एक लॉबी, एप्टेमा, यानी
ऑल्टरनेटिव एक्सपोर्ट्स जो कि शायद पोटेंशियल्स थे और हमने उनको नज़रअंदाज किया, पॉलिसी मेकर्स ने नज़रअंदाज किया। भारत में हमने देखा आईटी एक्सपोर्ट्स और दीगर पोटेंशियल्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया और बहुत से ममालिक आगे बढ़ गए। तो हम उन पोटेंशियल्स की तरफ आखिर कब वो इंसेंटिव्स अगर किसी और ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री को देते तो हम क्या उन एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा अच्छे नताइज हासिल कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। देखिए, आपकी इस वक्त पोजीशन ये है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स तकरीबन 60% हैं जी, मगर अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम कहते हैं एमर्जिंग और नेसेंट एक्सपोर्ट्स, जिनकी कुल सालाना एक्सपोर्ट की वैल्यू $500 मिलियन के लगभग हो, ऐसे आइटम्स पैदा हो रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट्स में, मगर उनको फैसिलिटेट करना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे खूबसूरत स्कीम जो डिजाइन की गई है आज तक वो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश अब इस तरह की जो चीजें हैं कि जीरो रेटिंग ये वो नहीं करते हैं, वो सिंपली एक कैश इंसेंटिव एक्सपोर्टर्स को देते हैं 2 से 20%, और उसमें पॉलिसी ये है कि जो आपके इमर्जिंग एक्सपोर्ट्स हैं उनको ज्यादा कैश इंसेंटिव, जो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स हैं उनको ज्यादा कैश इंसेंटिव, और जो नए मार्केट्स में एक्सपोर्ट होता है उनको ज्यादा कैश इंसेंटिव। इट्स अ ब्यूटीफुली डिजाइन स्कीम। उन्होंने हमसे सीखा है। 60s में हमारे पास एक बोनस वाउचर स्कीम हुआ करती थी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्कीम, और उसकी वजह से हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। हमने उस तरह की स्कीम नहीं चलाई है। मैं समझता हूं कि बाकी जो इंसेंटिव्स जो डिस्टॉर्ट करते हैं और मिसयूज होते हैं, उसके बरक्स ये स्कीम जो बांग्लादेश चला रहा है, सिंपल वेल एक्सिक्यूटेड 24 प्रोडक्ट्स को वो देते हैं। ऐसी स्कीम पाकिस्तान को सोचना चाहिए। सही। और डॉक्टर साहब ये लास्टली, क्योंकि हम इतने, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, बांग्लादेश में भी लार्ज स्केल आउटपुट गिरा है, भारत के अंदर भी हमने देखा आंध्र प्रदेश में स्पिनिंग मिल्स बंद हुई हैं और ये ग्लोबल रिसेशन का इंपैक्ट आ रहा है, बाइंग पावर खत्म हुई है, ऑर्डर्स कैंसिल होना शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर इसको, यहाँ के अपने माशी हालात भी हैं, हम जानते हैं, लेकिन ये जो कुछ लॉबीज तासुर ये दे रही हैं कि जैसे पाकिस्तान ही में ये हो रहा है सब कुछ और बाहर कुछ नहीं हो रहा, या फिर ये दूसरे ममालिक में टेक्सटाइल भी चल रहा है और सब कुछ चल रहा है। ये कितना गलत तासुर या बयानिया क्रिएट करने की कोशिश हो रही है? देखिए, हुआ ये है कि इस वक्त आपको हैरत होगी कि तकरीबन 50 ममालिक ऐसे हैं दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में आ चुके हैं, और जिसमें से 25 को तकरीबन ब्लूमबर्ग वगैरह ने रेट किया है एज नियर डिफॉल्ट। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है उस लिस्ट में। आपको हैरत होगी कि इस वक्त ग्लोबल रिसेशन की वजह से और हाई कॉस्ट्स ऑफ बोरोइंग वगैरह, एक्सपोर्ट प्राइसेस में कमी, इन सब फैक्टर्स के नतीजे में तकरीबन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज लिविंग इन कंट्रीज व्हिच आर इन फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो पाकिस्तान अकेला नहीं है। Exactly. इस वक्त आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत से ममालिक जो हैं वो तकरीबन डिफॉल्ट के करीब आ चुके हैं। अब देखिए, पिछले हफ्ते 8-10 दिन पहले घाना डिफॉल्टेड, मई के महीने में श्रीलंका डिफॉल्टेड, उससे पहले बेशुमार कंट्रीज हैं, लेबनान, आपका तुनीसिया वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस वक्त ग्लोबल एनवायरनमेंट इज नॉट कंड्यूसिव and countries are passing through financial stress. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। जो सूरत हाल रही नाज़रीन, वो कंसेशनरी लोन्स हों, मराठी पैकेजेस हों, टेक्सटाइल की सनत हो या आलमी माशी हालात हों, उस पर मुफस्सल गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में हुई है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।